दोस्तों नमस्कार। ये शुरू करते हैं आज का वीडियो एनसीईआरटी सार संग्रह मध्यकालीन इतिहास का भाग 2। दोस्तों इसमें हम सैयद वंश से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले सैयद और लोदी वंश से। सैयद वंश का जो समयकाल है वो 1414 से 1451 ईस्वी तक और लोदी वंश का जो शासनकाल है 1451 से 1526 ईस्वी तक माना जाता है। दोस्तों पहला प्रश्न है कि 1414 ईस्वी में दौलत खां को पराजित करके खिज्र खां ने किस वंश की स्थापना की थी? तो खिज्र खां द्वारा स्थापित वंश था सैयद वंश। रैयते आला की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश का शासक कौन सा था? तो ये खिज्र खां था जिसने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया कौन था? तो ये था सैयद वंश। सैयद वंश जो है वो शिया मतावलंबी था, जबकि अन्य जो शासक थे वो जो हैं सुन्नी संप्रदाय के मानने वाले थे। दोस्तों सैयद वंश का सबसे योग्य शासक मुबारक शाह था। इसने तारीख ए मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया था। तो याद रखिएगा सैयद वंश का सबसे योग्य शासक मुबारक शाह। और दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज्य के रूप में लोदी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये था बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज्य के रूप में लोदी वंश की स्थापना की थी। लोदी वंश के शासकों के क्रम देख लेते हैं। बहलोल लोदी, इसका जो शासनकाल रहा 1451 से 1489 ईस्वी तक। सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी और इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी तक शासन किया था। दोस्तों दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से किसने सर्वाधिक समय तक शासन किया था? तो ये था बहलोल लोदी। इसने कुल 38 वर्ष तक दिल्ली पर शासन किया था। किस सुल्तान के बारे में अब्दुल्लाह ने अपनी पुस्तक तारीख ए दाऊदी में लिखा है कि जब वह अपने सरदारों के साथ मिलता था तो वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था? ये बहलोल लोदी के बारे में कहा गया है कि बहलोल लोदी जब अपने सरदारों के साथ मिलता था तो सिंहासन पर नहीं बैठता था। किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना करके उसे अपनी राजधानी बनाया था? तो सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी और उसे अपनी राजधानी बनाया था। सिकंदर लोदी ने भूमि की माप के लिए किस पैमाने का प्रयोग आरंभ किया था? गज ए सिकंदरी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था? सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी ने मुसलमानों में प्रचलित अनेक कुप्रथाओं जैसे मुहर्रम पर ताजिया निकालना, महिलाओं को पीरों के मजारों पर जाने या उनकी याद में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सल्तनत कालीन वंश, उसका शासनकाल और संस्थापक। यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि सल्तनत कालीन जो वंश रहे उन्होंने कितने वर्षों तक शासन किया था और सबसे अधिक वर्षों तक शासन करने वाला वंश कौन था और उन वंशों के संस्थापक कौन थे? तो आइए देखते हैं। दोस्तों मामलुक वंश, ये 1206 से 1290 तक यानी 84 वर्षों तक शासनकाल रहा इसका और इसका संस्थापक ऐबक था। खिलजी वंश जो कि 1290 से 1320 तक रहा, ये मात्र 30 वर्षों तक खिलजी वंश का शासन रहा। जलालुद्दीन खिलजी इसका संस्थापक था। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक चला था, 94 वर्ष। दोस्तों सबसे अधिक जो तुगलक वंश का शासन रहा और गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। सैयद वंश जो 1414 से 1450 ईस्वी तक चला था, 37 वर्ष तक। खिज्र खां इसका संस्थापक था। और लोदी वंश देखते हैं। लोदी वंश जिसका कि शासनकाल 1451 से 1526 तक रहा, इसने 76 वर्षों तक दिल्ली पर शासन किया और बहलोल लोदी इसका संस्थापक था। दोस्तों दिल्ली सल्तनत के वंशों में सर्वाधिक शासनकाल तुगलकों का रहा है। तुगलकों ने 94 वर्ष तक शासन किया और न्यूनतम शासनकाल खिलजी वंश का था। भारतीय संगीत पर प्रथम फारसी ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना किसके कार्य में की गई थी? तो ये सिकंदर लोदी के शासनकाल में की गई थी। सिकंदर लोदी किस नाम से कविताएं लिखा करता था? गुलरूखी। दोस्तों सिकंदर लोदी जो कि लोदी वंश का एक महान शासक था, वो गुलरूखी उपनाम से कविताएं लिखा करता था। लोदी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। वर्ष 1518 में लड़े गए खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने पराजित किया था? महाराणा सांगा ने। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को। और किस सुल्तान की मृत्यु के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों इब्राहिम लोदी जो सुल्तान था उसकी मृत्यु के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ था।
भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? तो जो तुर्क थे, तुर्कों ने पोलो खेलने का प्रचलन किया था। सल्तनत काल में दस्तार बंदान किसे कहा जाता था? बहुत ही महत्वपूर्ण है। उलेमा जो होते थे उनको सल्तनत काल में दस्तार बंदान कहा जाता था। और किस भारतीय संगीत यंत्र में तबला और सितार यंत्र का प्रचलन किया था? तो किस भारतीय ने तबला और सितार का प्रचलन किया था? ये अमीर खुसरो थे। दोस्तों, अमीर खुसरो एक महान भारतीय संगीतकार और साहित्यकार थे और इन्होंने तूतिया ये हिंद अपने आप को कहा है, यानी भारत का तोता अपने आप को कहा है। और इन्होंने तबला और सितार का प्रचलन किया था। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगरों की स्थापना की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगरों की स्थापना की थी, जिसमें से फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर और फिरोजाबाद शामिल हैं। अगला अब आइए देखते हैं विजयनगर साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? बुक्का प्रथम ने। और अभिलेखों में विजयनगर के किस शासक को पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया है? बुक्का प्रथम को। हरिहर ने विजयनगर हम्पी को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था और विजयनगर के ध्वंसावशेष आज भी हम्पी में विद्यमान हैं। विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था? हरिहर द्वितीय था। और प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? ये हम्पी में स्थित है विजय विट्ठल मंदिर। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ किया था? कुली कुतुब शाह के साथ। और ये देखिए, वंश हैं संस्थापक, समय और अंतिम शासक। देखिए, ये दक्षिण भारत के प्रमुख वंश हैं। संगम वंश की स्थापना हरिहर प्रथम ने किया था। इसका जो समय काल रहा है 1336 से 1356 ईस्वी तक। और विरूपाक्ष द्वितीय इसका अंतिम शासक था। सालू वंश, सालू नरसिंह इसका संस्थापक रहा। 1485 से 1505 ईस्वी इसका शासन रहा। इम्माडी नरसिंह इसका अंतिम शासक था। तुलु वंश, वीर नरसिंह संस्थापक थे और 1505 से 1570 ईस्वी तक शासन रहा। सदाशिव राय तुलु वंश के अंतिम शासक रहे। अराविडु वंश तिरुमल ने स्थापना की थी। 1570 के बाद इसका शासन रहा और रंग तृतीय इसका अंतिम शासक था। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व था। और कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों को क्या कहा जाता था? तो 8 तेलुगु कवियों को कृष्णदेव राय के दरबार में जो रहते थे उनको अष्टदिग्गज कहा जाता था। तालीकोटा या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1565 ईस्वी में। वर्ष 1565 में तालीकोटा या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख राजवंश। तो यहाँ पर देखिए, विजयनगर साम्राज्य के जो राजवंशों में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री कौन थे और कहाँ से आए थे, किस शासक के समय में आए थे? निकोलो कोंटी। दोस्तों, निकोलो कोंटी इटली का निवासी था। ये देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था और इसने विजयनगर शहर का वर्णन किया है। अब्दुल रज्जाक, ये फारस का रहने वाला था। देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। इसने विजयनगर सचिवालय का वर्णन किया है। पायस एक पुर्तगाली यात्री था जो कृष्णदेव राय के समय में आया था। इसने विजयनगर के शिल्प और व्यापार का वर्णन किया है। बारबोसा एक पुर्तगाली यात्री था जो कृष्णदेव राय के समय में आया था। इसने सती प्रथा का वर्णन किया है। सीजर फ्रेडरिक पुर्तगाली यात्री था, सदाशिव राय के शासनकाल में आया था और विजयनगर का वर्णन इसने किया है। नूनीज एक पुर्तगाली यात्री था, अच्युत देवराय के शासनकाल में आया था। इसने सती प्रथा का उल्लेख किया है। और निकितिन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। निकितिन ये रूस का रहने वाला था, मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में आया था। इसने विजयनगर की असमानता का वर्णन किया है। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो ये जो तेलुगु साहित्य था इसका स्वर्ण युग कहा जाता है कृष्णदेव राय का शासनकाल। जब राजा वाडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? उस समय वेंकट द्वितीय शासन कर रहा था। और अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी? तो ये गंगा देवी थी। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्णन वर्तमान नाम क्या है? तो दोस्तों हैलबिड। हैलबिड जो है वो होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम है। और विजयनगर की प्राचीन राजधानी के स्रोत किन खंडहरों से मिलते हैं? हम्पी के खंडहरों से।
वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को किसने आश्रय प्रदान किया था? तो विजयनगर राजाओं द्वारा वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्रदान किया गया था। अब आइए देखते हैं प्रमुख राज्य, संस्थापक, स्थापना, राजवंश, उनकी राजधानी और उनका विलय। देखिए, बरार राज्य जो था इसका संस्थापक फतुल्ला इमाद शाह था। 1484 में बरार राज्य की स्थापना की गई थी। इसमें इमाद शाही राजवंश चला। इसकी राजधानी एलिचपुर और गविलगढ़ थी। 1574 ईस्वी में को है इसका विलय अहमदनगर में कर दिया गया था। बीजापुर राज्य, इसकी स्थापना यूसुफ आदिल खान ने किया था 1489 ईस्वी में। आदिल शाही राजवंश के रूप में यहाँ पर बीजापुर में शासन चला। नौरसपुर बीजापुर की राजधानी थी और 1686 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा इसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। अहमदनगर राज्य जो था मलिक अहमद इसका संस्थापक था। 1490 में स्थापना हुई थी। ये मलिक अहमद जो है निजाम शाही शासन या राजवंश था। जुन्नार और अहमदनगर इसके राजधानियां थी। 1633 ईस्वी में शाहजहां द्वारा मुगल साम्राज्य में इसका विलय कर दिया गया था। गोलकुंडा राज्य, ये कुल्लू कुतुब शाह ने 1512 में इसकी स्थापना की थी। कुतुब शाही राजवंश के अंतर्गत गोलकुंडा की राजधानी भी गोलकुंडा थी और 1657 में औरंगजेब द्वारा इसे मुगल साम्राज्य में जीत लिया गया था। बीदर राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण था। अमीर अली बरीद ने इसकी स्थापना की थी 1556 ईस्वी में और वरीद शाही जो है इस राजवंश के अंतर्गत बीदर इसकी राजधानी थी और 1618 ईस्वी को इसे बीजापुर में विलयित कर लिया गया था। दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1646 ईस्वी तक मध्यकालीन दक्षिण भारत का एक प्रमुख साम्राज्य था। अब आइए देखते हैं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत प्रशासन किस प्रकार चलता था, उसमें प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी कौन थे और शासन और प्रशासन का कार्य कैसे संचालित किया जाता था इसके बारे में। तो देखिए, दीवाने मुस्तख राज विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क वर्ग के। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम में रूपांतरित या धर्मांतरित किए गए व्यक्ति को अपना वजीर नियुक्त किया था। तैलंग ब्राह्मण खान ए जहां को फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम में धर्मांतरित तैलंग ब्राह्मण खान ए जहां को अपना वजीर नियुक्त किया था। विजारत का चरमोत्कर्ष किस राजवंश के अंतर्गत हुआ? तुगलक वंश के अंतर्गत। सल्तनत काल में भू राजस्व की सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? चौधरी। और हक ए सर्व कर किस पर लगाया जाता था? तो दोस्तों, हक ए सर्व कर सिंचाई पर लगाया जाता था। इस्लामी शरीयत के अनुसार करों के कौन से प्रकार थे? देखिए, जजिया कर, ये गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। जकात, मुसलमानों से उनके आय का 2.5% यानी 2.5% स्वैच्छिक धार्मिक कर के रूप में लिया जाने वाला कर था। खुम्स जो था ये लूट से प्राप्त धन था। इसके 1/5वें हिस्से को सुल्तान और 4/5वें हिस्सों को सैनिकों में बांटा जाता था, परंतु अलाउद्दीन के काल में केवल 1/5 हिस्सा सैनिकों को दिया जाता था। खराज भू राजस्व था जो कि गैर मुसलमानों से लिया जाता था। दोस्तों, सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम किस शासक के शासनकाल में अंकित हुआ था? तो अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित किया गया था। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में चांदी का टंका और चांदी का जीतल नामक 2 सिक्के चलाए थे। तो याद रखिएगा, इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में चांदी का टंका और तांबे का जीतल 2 सिक्के चलाए थे। सल्तनत काल में फवाजिल का क्या तात्पर्य था? दोस्तों, फवाजिल जो था वो इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि होती थी। जवाबित का संबंध किससे था? राजकीय कानून से। और दिल्ली सल्तनत में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? बलवन ने दिल्ली सल्तनत में एक निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की थी और रक्त और लौह की नीति का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है सल्तनत काल के प्रमुख विभाग और उनका नाम। दीवाने बिजारत। दोस्तों, दीवाने बिजारत जो है वो वित्त विभाग को कहा जाता था। दीवाने रियासत नियंत्रण विभाग। दीवाने मुस्तखराज, ये कृषकों से बकाया और भू राजस्व वसूलना। दीवाने कोही, तो कृषि के विकास के लिए। दीवाने कजा न्याय विभाग का था और न्याय विभाग का प्रमुख काजी होता था। दीवाने इंसा पत्राचार विभाग था। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग। दीवाने रियासत विदेश विभाग था। दीवाने बरीद गुप्तचर विभाग और दीवाने बंदगान जो था वो दास विभाग होता था। तो ये आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराने के लिए भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं।
अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की? तो इक्ता व्यवस्था इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ किया गया था। सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन की संपूर्ण शक्ति किसमें निहित होती थी? तो सुल्तान में केंद्रीय प्रशासन की संपूर्ण शक्ति थी। सल्तनत काल में सुल्तान को सहायता प्राप्त करने के लिए गठित मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? मजलिस ए खलवत। मजलिस ए खलवत नाम से जाना जाता था मंत्रिपरिषद को, जो कि सुल्तान को सहायता प्रदान करती थी शासन कार्य में। अगला प्रश्न है, इक्तादारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? तो ख्वाजा नामक अधिकारी बलवन के द्वारा स्थापित किया गया था। सल्तनत काल में भू राजस्व की दर सामान्यतः कितनी होती थी? तो 20 से 25% होती थी भू राजस्व की दर। सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारियों के बारे में आइए जानते हैं। आरिज ए मुमालिक, ये सैन्य विभाग का प्रधान होता था। बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का। सद्र उस सुदूर धार्मिक विभाग का प्रधान होता था। अमीर एक आखूर अश्वशाला का प्रधान। सर ए जानदार, तो सर ए जानदार सुल्तानों के अंगरक्षकों का प्रमुख होता था। और अमीर ए हाजिब, ये दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करने वाला अधिकारी होता था। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो होता था वो वजीर था। उसके अधीन एक महालेखा परीक्षक होता था। अब आइए देखते हैं दिल्ली सल्तनत के स्थापत्य, कला और साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न है कि दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो ये था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और दोस्तों, अमीर खुसरो के बारे में हमने चर्चा की। अमीर खुसरो तूतिए हिंद के नाम से विख्यात थे। इनका जन्म पटियाली कासगंज में हुआ था और ये कवि, इतिहासकार और संगीतकार थे। तो जान लीजिए, तूतिए हिंद यानी हिंद का तोता नाम से विख्यात अमीर खुसरो का जन्म पटियाली, वर्तमान में कासगंज जनपद में स्थित है, हुआ था और वे एक कवि, इतिहासकार और संगीतज्ञ थे। इन्होंने सितार और तबला का प्रारंभ किया था और हिंदी में सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग इन्होंने किया था। भारत में कौन सा मकबरा सबसे पहले शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था? बलवन का मकबरा। किताबुल हिंद के लेखक कौन थे? अलबरूनी। अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो दोस्तों, खड़ी बोली के विकास में अमीर खुसरो ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। यहाँ पर देखिए, सल्तनत काल के महत्वपूर्ण निर्माण कार्य, जबकि हम स्थापत्य, कला और साहित्य देख रहे हैं सल्तनत काल में, तो सबसे पहले देखते हैं सल्तनत काल के महत्वपूर्ण इमारतें और निर्माण कार्य। कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुवत्तिल मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। सुल्तानगढ़ी का मकबरा दोस्तों इल्तुतमिश इसने इसका निर्माण करवाया था। इल्तुतमिश का मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया था। और हौज ए शमसी और शमसी ईदगाह इल्तुतमिश इसका निर्माता रहा है। बलवन का मकबरा बलवन ने बनवाया था। सीरी का किला, हौज ए अलाई, जमात खाना मस्जिद, हजार सितून, अलाई दरवाजा, ये सभी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्माण कराए गए थे। याद रखिएगा, सीरी का किला, हौज ए अलाई, जमात खाना मस्जिद और हजार सितून। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। ऊखा मस्जिद मुबारक शाह खिलजी द्वारा। तुगलकाबाद का किला गयासुद्दीन तुगलक द्वारा। और गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनवाया गया था। ग्रंथ देखिए, दिल्ली सल्तनत में जो ग्रंथ हैं और उनके लेखक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको मिलान के लिए भी और सीधे सीधे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। संगीत राज ग्रंथ के लेखक राणा कुंभा थे। रागमाला पुंडरीक विट्ठल। ताजुल मासिर, याद रखिएगा, ताजुल मासिर हसन निजामी की रचना है। तारीखे दिल्ली खुसरो ने इसकी रचना की थी। तारीखे मोहम्मदी मोहम्मद बिहमद खान। तारीखे हिंद अलबरूनी। और तारीखे मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने इसकी रचना की थी। फतवा ए जहादरी जियाउद्दीन बरनी। खजाइन उल फुतूह अमीर खुसरो ने। और तारीखे फिरोज शाही शम्स ए सिराज अफीक ने लिखा है। तुगलकनामा की रचना अमीर खुसरो ने की थी। फुतुहात ए फिरोज शाह तुगलक की रचना है। और या तारीख ए यामीनी उतबी ने लिखा है। तबकात ए नासरी मिनहाज उस सिराज की रचना है। और रेहला दोस्तों मोरक्को निवासी इब्न बतूता ने लिखा है। किस पुस्तक में एक आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया है? फतवा ए जहादारी में। और
दिल्ली के सुल्तानों ने किस भाषा को संरक्षण चयन प्रदान किया था? तो दिल्ली के सुल्तानों ने फारसी भाषा को संरक्षण प्रदान किया था। हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण किस संगीत वाद्य यंत्र को माना गया है? तो सितार। सितार को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना गया है। अमीर खुसरो और शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, 7 सुल्तानों का शासन देखने वाला अमीर खुसरो और सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया थे। नवीन फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली का आश्रयदाता या जन्मदाता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को सबक ए हिंदी, जिसको कि नवीन फारसी काव्य शैली कहा जाता है, या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता माना जाता है। संगीत यंत्र तबला का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने। और किस राजपूत शासक के संगीत पर एक महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की थी? राणा कुंभा ने। राणा कुंभा की जो रचना है राग दर्पण है। लाहौर पाकिस्तान को भारत में फारसी भाषा के प्रयोग और प्रसार के प्रथम केंद्र के रूप में जाना जाता है। तो यदि प्रश्न ये आता है कि भारत में फारसी भाषा के प्रयोग और प्रसार का प्रथम केंद्र क्या था, तो वो है लाहौर, जो कि अब वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।